स्कूल से अगर हम ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में होते हैं कि आखिर ग्रेजुएशन के इन 3 सालों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और जल्दी ओपन हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी जूलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूं कि बीएससी में अगर आपने ग्रेजुएशन करने का सोचा है तो इनके 3 सालों में आखिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज को समझने के लिए मैंने आपके पूरे प्लानर को 3 साल में डिवाइड करा है, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। फर्स्ट ईयर में मेजरली आपका क्या फोकस होना चाहिए, जरा समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली आपकी की बाकी की दोनों सालों से थोड़ा सा आसान रहेगा। थोड़ा सा बदलाव आता है जब हम स्कूल से कॉलेज में आते हैं, बट कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए ज्यादा आसान रहती हैं क्योंकि सिलेबस इतना नहीं होता है और चीजें थोड़ी सी इजी होती हैं। तो आपको ये कोशिश करना है स्टूडेंट्स, जो आपका साल है वो कहीं ना कहीं 2 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इन सेमेस्टर 1 और 2 में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, जरा मैं इस चीज को आपको बताती हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही अपने कोई भी कॉलेज वगैरह में एंटर करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, आप मान लेते हैं कि आप बीएससी कर रहे हैं और बीएससी का स्टूडेंट्स आपके पास 3 ईयर का प्रोग्राम है। तो आपके पास वहां एक तो फर्स्ट ईयर है, आपके पास एक सेकेंड ईयर है और एक आपके पास थर्ड ईयर है। आपका स्टूडेंट्स जो भी बीएससी का टोटल एग्रीगेट बनेगा वो इन तीनों को मिला के ही बनेगा। ठीक है, जो भी आपका सीजीपीए या फाइनल स्कोर रहेगा तो वो फाइनल स्कोर स्टूडेंट्स इन तीनों का एवरेज होगा। तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि आपका थर्ड ईयर जो है स्टूडेंट्स वो आपके आने वाली जो भी मास्टर एग्जाम्स हैं उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि स्टूडेंट्स की सेकेंड और थर्ड ईयर में आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो फर्स्ट ईयर आपके पास मौजूद है उसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपने अगर बीएससी में एडमिशन लिया है तो आप अपने एकेडमिक्स को स्ट्रांग रखें, शुरू से ही तैयारी एकदम ऑन पॉइंट रखिए ताकि आपके फर्स्ट ईयर में जो भी ग्रेड है स्टूडेंट्स वो अच्छे बन सके। इन केस किसी भी वजह से हमारा सेकेंड या थर्ड ईयर में थोड़ा सा ग्रेड में डाउन जाता है तो मेरा जो ओवरऑल एग्रीगेट है स्टूडेंट्स वो एक अच्छा बन सके। ये बात समझ में आ गई। और ये आपको शायद अभी रियलाइज ना हो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बट ये वेरी सून आपको रियलाइज होगा जब स्टूडेंट्स आपको स्ट्रेस होगा कि आगे बीएससी के बाद हमें क्या करना है। तो ये चीज शुरुआत से ही अपने दिमाग में रखो कि फर्स्ट ईयर हमें अपना 100% देना ही देना है, किसमें बच्चे, अपने एकेडमिक्स में और अपनी लैब स्किल्स के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको यही चीज बताई गई है कि आप लोगों को अपने सेमेस्टर 1 और 2 में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, ये आपको फायदा यही नहीं, आगे चल के आप कहीं पर भी मास्टर्स अब्रॉड बाहर विदेश से करना चाहते हैं तो भी आपको फायदा रहेगा क्योंकि आपका साल भर जो आपने सीखा है वो क्या सीखा है ना, या 3 सालों में आपने क्या क्या सीखा है वो अगर आपका ऑन पॉइंट है तो आपको आगे चल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना भी आसान हो जाता है। दूसरी चीज, वही चीज यहाँ आपको दे रखी है कि आपके पास जो फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है या जो सिलेबस होता है वो आपकी फाउंडेशनल थ्योरी है, उसको समझना डेप्थ में बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सेकेंड और थर्ड ईयर आपके लिए और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। साथ ही में स्टूडेंट्स कोशिश करिए कि जो लैब स्किल्स आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाए जा रहे हैं उसको भी ध्यान से आप सीखें। ये ही लैब स्किल्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इन्हीं से सवाल वगैरह आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके इंटरव्यू लेवल पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये कुछ बेसिक स्किल्स अभी भी सीख पा रहे हैं, है ना, उनकी एनालिसिस कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए आगे की जर्नी के लिए भी हेल्पफुल होता है। कोशिश करिए कि जो आपका सीजीपीए है स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए आपका सीजीपीए वो 8 से ऊपर हो। अगर परसेंटेज है तो कोशिश करो कि 80% से ऊपर जो है स्टूडेंट्स अपने नंबर रखो। तुम समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। अब किन 3 चीजों की वजह से स्टूडेंट्स आप बेस्ट जो है वो दे सकते हो, तो आपको इन 3 चीजों पर मेजर फोकस करना है कि अगर आपके स्कूल में नॉट स्कूल, आपके जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है स्टूडेंट्स उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं या फिर टीचर थोड़ा बहुत भी डिस्कशन कर रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं तो उनके नोट्स आप जरूर बनाएं। अदरवाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी आपके टॉपिक्स कवर हो रहे हैं तो उनके नोट्स आप जरूर बनाओ। हाथ से लिखना जरूरी है क्योंकि यही आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको बाद में काम आते हैं जब आप पेपर में अपनी आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिकल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिकल्स को लाइटली मत लीजिएगा स्टूडेंट्स, चाहे वो वहां आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में परफॉर्म करने वाली बात आती है या फिर आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने की बात आती है। दोनों ही स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको कोई कैलकुलेशन सिखाई जा रही है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्योंकि ये आपका बेस क्रिएट करती है अगर आप आगे रिसर्च में भी जाना चाहते हो वहां पर भी स्टूडेंट्स, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम आगे चल के देना चाहते हो तो वहां पर भी। तो प्रैक्टिकल्स को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना, अच्छे से सीरियसली देने ही है आपको प्रैक्टिकल्स, इसके मार्क्स भी आपके अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी चीज, इसमें फाइल के भी मार्क्स होते हैं, तो फाइल भी शुरुआत से ही बना के रखनी है, ना कि आखिरी के एक हफ्ते में कॉपी पेस्ट कर रहे हो। समझ में आ गई? दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो यूनिट टेस्ट बच्चा काफी बार इग्नोर करता है। यूनिट टेस्ट में देखो क्या आपका फायदा रहता है, इसके मार्क्स कहीं ना कहीं तुम्हारे सेमेस्टर में ऐड होते हैं। अगर तुम इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो एक प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारा कुछ हिस्सा सिलेबस का वो तैयार हो जाता है पहले ही, आपके मेन एग्जाम से पहले। तो मान लो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में 6 चैप्टर आ रहे हैं, तो अगर दो जो चैप्टर्स हैं वो तुम्हारे यूनिट टेस्ट में आ गए, तो तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास कितने बचे? बस 4 चैप्टर बचे। तो यूनिट टेस्ट को स्टूडेंट्स हल्के में मत लो, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड होते हैं आपके सेमेस्टर में, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है इन ऑर्डर टू ईज आउट योर कह सकते हैं प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजों का रखो, अगर तुम ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से, तो स्टूडेंट्स आप कोई सा भी सेमेस्टर हो, मैं सिर्फ फर्स्ट की बात नहीं करूंगी, कोई सा भी सेमेस्टर हो आप उसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई वाली बात? अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। साथ ही में अगर हम बात करें, आपको फर्स्ट ईयर में कुछ अपनी स्किल्स पर भी काम करना है। अब स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन रहता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि हर एक आपके जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसमें ये फैसिलिटीज उपलब्ध हो। देखो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि सेक आपको दिया जाता है, तो उसमें आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स वो चुनना चाहते हैं। वो चुनने के बाद उस पर अच्छे से पढ़ना चालू कर देना। दूसरी चीज जो इससे भी और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स, वो है आपका थर्ड पॉइंट, ये साइंटिफिक राइटिंग या फिर रिसर्च पेपर रीडिंग। रिसर्च पेपर रीडिंग ये जरा समझने की कोशिश करो। जो भी स्टूडेंट्स आसपास, अगर हम बात करें आपके, मान लीजिए यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर किसी भी कह सकते हैं चीज पर काम कर रहे हैं, लैब पर काम कर रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट बनाइए ये चीज कि वो किस तरीके से जो रिसर्च पेपर्स हैं या कौन से या किस प्रकार के रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं, ताकि वो गाइडेंस आपको वहां से ही पहले से मिल जाए। ये स्पेशली उनके लिए जरूरी है जो आगे चल के मास्टर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप पहले से ही अपनी आदत बना लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर दिन एक रिसर्च पेपर कहो, मैं ये कह रही हूँ कि महीने में अगर एक रिसर्च पेपर भी तसल्ली से पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए इनफ है स्टूडेंट्स। तो ये आपको रिसर्च पेपर की जो रीडिंग होती है ना, ये आपको मदद कराती है कि कैसे साइंटिफिक राइटिंग जो है वो होती है, राइट? और आपकी डेफिनेटली जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको भी बढ़ाती है, और कैसे हम आगे चल के लैब में काम करते हैं स्टूडेंट्स, वो चीजें भी आपको क्लियर हो जाती हैं। या फिर कोई भी खोज चल रही है, सेल बायोलॉजी में चल रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चल रही है, उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, फैक्ट्स को ज्यादा क्लियर रखो, तो ये आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये तो आपको मैंने थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स बताया है कि ईयर 1 में आपको क्या करना है। अगर इफ पॉसिबल बायोइन्फॉर्मेटिक कोई टूल सीख सकते हो तो सीख लो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां सीख सकते हो। आपके अगर कॉलेज में ये चीज अवेलेबल है तो वहां पर भी आप इसका कोई डिप्लोमा कोर्स अगर अवेलेबल है तो उसको आप एनरोल करके सीख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ईयर 2 हमारा क्या रहता चाहिए स्टूडेंट्स, तो सेकेंड ईयर में जैसे ही हम एंटर कर लेते हैं, तो भाई हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चलती है कि थर्ड ईयर के दौरान, यानी कि आपका जब थर्ड ईयर के फाइनल्स चल रहे होते हैं उसी के दौरान हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम आने वाले होते हैं। तो उन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए भी बच्चों को काफी स्ट्रेस रहता है। तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अगर आगे चल के मास्टर्स करना चाह रहे हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आपको मास्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आपका आईटी जैम हो जाता है, आपका सीयूटी पीजी, ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि आपको मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स तैयार कराते हैं। ठीक है, तो आप पहले से ही अपनी सेकेंड ईयर में से ही इनकी तैयारी चालू कर दीजिए। एज एन स्टूडेंट्स जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोचिंग लेके ही हमारा इनका जो आप कह सकते हो एडमिशन है वो क्लियर हो, हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। अगर आप शुरुआत से ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर कर रहे हैं, तो इनको क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है स्टूडेंट्स।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आता है एक और चीज, दैट इज समर इंटर्नशिप। काफी बच्चे इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको जब जैसे ही आपका सेमेस्टर खत्म हो रहा है या जो आपके पास समर्स का टाइम पीरियड आता है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है, लगभग 30 दिन का या 28 या 25 दिन का, जिसमें आपको कॉलेज से ब्रेक मिलता है। उस कॉलेज ब्रेक को सिर्फ आराम करने के लिए इस्तेमाल मत करना। इस टाइम पर एक्सप्लोर करो कि भाई ऑनलाइन कि कौन कौन सी हमारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी जो भी अपॉर्चुनिटीज रहती है स्टूडेंट्स, वो भी हम आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर बताएंगे, बट अपनी तरफ से भी अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो तो वो जरूर करो, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि भाई रिसर्च किस तरीके से होती है, काम किस तरीके से होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी आपको इंटर्नशिप के भी मौके मिलेंगे, साथ ही में स्टूडेंट्स ऐसे कोर्स वर्क भी मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्री होते हैं ऑलरेडी फॉर दो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में इनरोल्ड है। ठीक है, बहुत सारी आईटीज भी ऐसी वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराती हैं, यानी कि वर्कशॉप्स अगर है ना तो उस पर भी ध्यान रखो, क्योंकि इनसे भी आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, आपको सीखने को भी मिलता है। तो वो जितना ज्यादा आप सीख सकते हो अपनी समर इंटर्नशिप के दौरान, उतनी ज्यादा अपस्किलिंग करो। ये बेटा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मान लो आगे चल के तुम्हारा कोई प्लान बनता है कि मुझे मैम विदेश में जाके मास्टर्स या पीएचडी करनी है, तो आपके लिए ये चीज बहुत आसान हो जाती है जब आपको पता है कि आपने बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करी है, आपने सेमिनार्स अटेंड करे हैं, आपने चीजों को सीखा है। सिर्फ किताबी भाषा ही नहीं, बाहर एक्सप्लोर करना जरूरी होता है। और जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप सेमिनार में जा रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि आगे की फील्ड में आगे कैसे बढ़ना होता है। इंटरेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि समर ब्रेक को सिर्फ आराम करने में इस्तेमाल नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। यहाँ मैं रिसर्च को लेके चल रही हूँ, अगर मान लो तुम्हारा रिसर्च से हटके कुछ और इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ ये जो मेरे पास टाइम है ये आगे सरकारी नौकरी को तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज हाँ जी बिल्कुल करिए। बट हाँ, कोई ना कोई एक अपनी एक्टिविटी बेस्ड कार्य जरूर करना स्टूडेंट्स, ताकि वो तुम्हारी स्किल इनहेंसमेंट में काम कर सके। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये जरूर प्रायोरिटी दो, आपके जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं स्टूडेंट्स, वहां पर आपके प्रोफेसर्स पक्का कोई ना कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनसे इंटरेक्ट करिए, उनको ये बताइए कि आपको भी इंटरेस्ट है उस प्रोजेक्ट में काम करने में। ठीक है, आप उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपको अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसमें कोशिश करिए कि आप उस प्रोजेक्ट के एक हिस्सेदार बने, आप उस प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ जरूर सीख के जरूर जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल रिसर्च को गेन करने में कैसे एक रिसर्च वर्क होती है, किस तरीके से हम कार्य करते हैं, कैसे हम फेल्ड एक्सपेरिमेंट से भी एक कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो सब चीजें आपको तब समझ में आती है जब आप अपार्ट फ्रॉम योर जो डेली आप सीख रहे हैं अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल वर्क, उसके अलावा जब आप रियल में एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और वो मैं अभी आपको नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप खुद से ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, आप किसी के अंडर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करिए। ठीक है, तो वो चीज आप अपने कॉलेज लेवल पर अपने टीचर्स वगैरह से बात करके कर सकते हैं। और समर इंटर्नशिप्स जो रहती हैं वो आपको कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में भी मिल सकती है, अगर वहां पर इस तरीके का कोई काम चल रहा है तो ये आपको पहले से ही क्लियर करके रखना है। आगे चल के रिसर्च में जाना है, या अगर अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो एक बार जरूर रिसर्च वर्क ट्राई करके देखना, सो दैट तुम्हारे को क्लैरिटी मिल सके कि आगे आपको इस फील्ड में कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपको देखो यहाँ पर अब जब ये सब चीजें करोगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एकेडमिक्स को बिल्कुल आप अवॉइड करिए, एकेडमिक्स भी साइड बाय साइड आपको रखनी ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसके बाद, तो थर्ड ईयर हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है तो 90% चांसेस हमारे पास रहते हैं किसके? सक्सेस रेट के। अगर मेरा ईयर 1 अच्छा गया है, ईयर 2 अच्छा गया है, तो थर्ड ईयर मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 5th और 6th डेफिनेटली आपको अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देना है। आपको अपना जो भी कह सकते हैं कॉलेज वर्क रहता है, ठीक है ना, अपना प्रैक्टिकल फाइल वर्क है, वो सब आपको एकदम टॉप नॉच बना के रखना है। आपको स्टूडेंट्स अपना जो वाइवा है, जो यूनिट टेस्ट है, जो सेमेस्टर है, उसमें भी अच्छा कोशिश करो कि अच्छा परफॉर्म करो। बट हाँ, जितना मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ईयर में अपनी जान लगा के एकदम
अपना बढ़िया से बढ़िया बेस्ट देने की कोशिश करना। उतना अगर आप यहाँ पर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास थर्ड ईयर में प्रेशर रहता है कि इसके बाद आगे क्या करना है। तो वो मैं आपको इतना ज्यादा प्रेशर फील करने को नहीं कहूंगी एकेडमिक लेवल पर पढ़ना, बट उतना स्टूडेंट्स की आप अपना आगे का रास्ता भी क्लियर आउट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने एंट्रेंस एग्जाम को थोड़ा फाइनलाइज कर लेना कि किस में आपको आगे चल के जाना ही जाना है। ठीक है, वो चीज कहीं ना कहीं तैयारी आप सेकेंड ईयर में भी शुरुआत कर चुके हो, बट यहां पर भी आप अपना थोड़ा बहुत और क्लैरिटी लेके आ जाना। तो इसमें आपको अगर आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो प्लीज उसको कंप्लीट कर ले, टाइमली कंप्लीट कर ले। दूसरी चीज अगर हम बात करें, अगर आप कोई ऐसे कोर्स में इनरोल्ड हैं जिसमें कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन है तो जरूर उसमें जो भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो उसमें जरूर बैठिए स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी चीज को अवॉइड नहीं करना है इस डर से कि हम फेल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है फेल हो जाए तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस आएगा, आप अपने ऊपर काम कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें फिर आप कह सकते हैं कि मास्टर्स में चाहे तो अगर आप बीएससी के बाद सीधा का सीधा एमएससी में जाना चाहते हैं तो आप एमएससी में जा सकते हैं, आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो वहां जा सकते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो वो चीज आपको पहले से ही एक्सप्लोर आउट करके रखनी है। सेकेंड ईयर में काम नहीं करा है तो थर्ड ईयर में पहुंचते ही यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते ही ये चीज आपके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आखिर मुझे सिक्स सेमेस्टर के एंड तक आगे क्या करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का ड्रॉप आप ले। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए अगर हम बात करें तो मैं दोबारा से ये चीज डिस्कस कर देती हूँ कि बीएससी के बाद जो भी बच्चा मास्टर्स करना चाहता है, लाइक इन साइंस ही करना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हो जाते हैं। तो सीयूटी पीजी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको टॉप मोस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी टॉप मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उसमें आपको एंट्री दिला देता है। ठीक है, इसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आपने ग्रेजुएशन में 3 सालों में पढ़ा है उन्हीं के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो डीयू, बीएचयू, जेएनयू ये सब आपके ऐसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी सब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज रहती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके बाद आप ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भी स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं जहां पर मास्टर्स प्लस पीएचडी का भी ऑप्शन होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का आपके पास ऑप्शन होता है। आप मास्टर्स का मतलब आपको यहाँ पर फिर देखिए क्या करना होता है, इस ये जो भी आपके ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें इंटीग्रेटेड चीजें होती हैं, तो वहां पर जनरली बच्चे आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है और उस इंटरव्यू को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप वहां से मास्टर्स, उसके बाद आप वहां से पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी आपके पास ऑप्शन रहता है। एक और आपके पास ऑप्शन रहता है दैट इज गेट एग्जामिनेशन का स्टूडेंट्स, तो वो आप आगे चल के डेफिनेटली वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गेट में अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हैं तो वो भी आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है आगे चल के किसी भी जो भी सरकारी नौकरी है उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास गेट की अच्छी रैंक है तो वो चीज आप फिल आउट करके उसमें अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स जो आपको दे रखे हैं, डेफिनेटली आईआईटी जैम जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मास्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी भी आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं। ठीक है, या आप इंटीग्रेटेड भी मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है। तो आईआईटी जैम की भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई वाली बात। तो इन सभी एग्जाम्स की क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं कब आ जानी चाहिए, इन सभी एग्जाम्स की क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको सेकेंड ईयर में आ जानी चाहिए। ठीक है, और ये चीज एकदम वेरी मच क्लियर रखो कि हमें कौन से एग्जाम को टारगेट करना है। अगर कंफ्यूज हो तो जो ब्रेक टाइम मिलता है या जो भी आपके पास समर ब्रेक है स्टूडेंट्स उसमें एक्सप्लोर करो चीजों को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके कॉलेज में ऑप्शन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, वो हो सकता है सिंगिंग हो, वो हो सकता है स्टूडेंट्स पेंटिंग हो, कुछ भी है, तो उसमें जरूर एक बार हिस्सा लेके देखना क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स आपका बहुत तरीके से एक ओवरऑल एनहेंसमेंट करता है। कई बार कम्युनिकेशन में आपको और ज्यादा मदद मिल जाती है, किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको अपने स्किल के बारे में पता चल जाता है कि क्या आप सच में ये कार्य और अच्छे से कर पाते या नहीं। ठीक है, जो स्टेज फियर होता है वो बच्चों का दूर हो जाता है। तो डिबेट होती हैं या प्ले होते हैं, इन सब में भी पार्टिसिपेट करो, बट हाँ ट्रूली एकदम से 100% इन्वॉल्व होके मत करना कि अपने एकेडमिक्स को आप भूल जाओ। ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हायर स्टडीज वर्सेस डायरेक्ट जॉब हमारे पास क्या रहते हैं। हायर स्टडीज डेफिनेटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपके पास मास्टर्स पीएचडी वगैरह का रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप अगर स्पेशलाइजेशन या रिसर्च फोकस हैं तो आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो एग्जामिनेशन मेजरली बता रखे हैं जैसे आईटी जैम, सीयूटी पीजी, इसके बाद आपके पास सीएसआईआर नेट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मतलब सीएसआईआर की तरह ही और भी एग्जाम्स होते हैं जो आपको पीएचडी में एडमिशन दिलाते हैं। तो वो आप स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ध्यान रख सकते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चीज पहले ही समझ लो कि सीजीपीए अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहां पर आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, तो पहले से ही अपना सीजीपीए अच्छा बना के चलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही चीज बता रखी है कि अगर आप एकेडमिक्स में आगे जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप प्रोफेसर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। पीएचडी करोगे तो आगे चल के तुम प्रोफेसर भी बन सकते हो, उसके भी अच्छे चांसेस रहते हैं। पोस्ट डॉक करना होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज अ साइंटिस्ट आप जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स आप काम कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं हमारे पास रहते हैं अगर हम हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको जो भी डायरेक्टली कॉर्पोरेट जॉब्स में जाना है तो इंडस्ट्री लेवल आपको अगर एंट्री करनी है तो कहीं ना कहीं उसमें आपका जो एप्टीट्यूड है वो कोडिंग, लैब स्किल्स ये थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। अधिकतर बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड फील्ड बायो वालों के लिए ओपन होती है, बट अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री वालों के लिए तो और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर रहते हैं। तो वो आपको थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर में ही पहले से क्लियर रखना है, और अगर जहां पर भी कोडिंग रिलेटेड स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ही अपने कॉलेज लेवल पर सीखना शुरू कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिस्ट के जॉब हो गई, बायोटेक हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये सब आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप जा सकते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। पब्लिक सर्विसेज में जा सकते हैं, ऑफिसर रोल के लिए आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, इन सब में भी बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस, ऐसे जॉब ऑप्शंस आते हैं जो आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल रहते हैं। बट हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल है या फिर आपका परमानेंट लेवल है, वो आपको देखना होता है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो इनमें भी आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा जो 3 ईयर का प्लान है उसमें हमें क्या क्या काम करना है। 3 ईयर के प्लान में हमें मेजरली फोकस जो है इनिशियली करना है अपने एकेडमिक्स पर। एकेडमिक्स में हमारा थ्योरी और लैब दोनों आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। तो 85% जो है अपना मेजरली फोकस रखो कि यार कम से कम हम 80% से ऊपर जो नंबर हैं अपने फर्स्ट ईयर में लेके आ सके। साथ ही में स्टूडेंट्स हमारा जो दूसरा आ जाता है मेन फोकस, जो हम कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। वो सोचना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज इंटर्नशिप्स और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। ये इंटर्नशिप आपको अपने कॉलेज में भी मिल सकती हैं, या फिर स्टूडेंट्स आपको जो कुछ आईटीज वगैरह हैं वो समर प्रोग्राम, विंटर प्रोग्राम इस तरीके से कंडक्ट कराती हैं। उसमें वो कई बार स्टूडेंट्स आपको रहने की फैसिलिटीज भी अपने कैंपस में प्रोवाइड करती हैं। तो वो सब चीजें आप शुरुआत से ही बना के रखिए। इसमें भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, मतलब उन कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करा जाता है जिनके पास ऑलरेडी या तो रिसर्च प्रपोजल हो या जिनका एकेडमिक्स बहुत अच्छा हो या रिसर्च में इंटरेस्टेड है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में अपना एकेडमिक्स बहुत अच्छा बना के रखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स एंड एप्टीट्यूड, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान दीजिए। कोई भी आप स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं तो उस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आगे चल के जो भी आप स्किल यूज करेंगे वो या सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आपके आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज पर आपको ध्यान देना है कि यार 3 ईयर में मेरे पास ये सब कार्य हैं, ये तो मुझे करने ही है। अब अगर हम इस चीज का स्टूडेंट्स एक रोड मैप देखें कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना रहता है, तो सेमेस्टर 1 और 2 मैंने आपको बताया कि हमारा मेजरली सीजीपीए को बनाने में लगना चाहिए, ठीक है, कि हमारा अच्छे से अच्छा जो स्कोर है एकेडमिक स्कोर वो अच्छे से अच्छा बन सके। नेक्स्ट ईयर यानी कि जो बेटा आपका सेकेंड ईयर आ जाता है, सेकेंड ईयर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है उसमें हमारा मेन काम
एकेडमिक्स भी रहता है, साथ साथ में हमें कौन सा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है वो भी रहता है, और साथ में स्टूडेंट्स अगर मेरे को कहीं पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को भी देखना रहता है स्टूडेंट्स। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हो गई, या फिर स्टूडेंट्स कोई वर्कशॉप हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। वर्कशॉप्स तो बहुत अच्छी रहती हैं, लगभग आपकी 5 से 6 दिन का प्रोग्राम है, 3 दिन का प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में ही अवेलेबल रहता है, तो उसमें जरूर आपको एनरोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 5th और 6th जो रहता है स्टूडेंट्स, सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और साथ में क्रिटिकल और क्रूशल भी रहते हैं, क्योंकि इसी के दौरान जो है ना, लगभग तुम जब 6 सेमेस्टर के आसपास होते हो, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम होने शुरू हो जाते हैं। जनवरी फेब के अराउंड से तुम्हारे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होने शुरू हो जाते हैं, कुछ तो दिसंबर में भी होते हैं। तो ये वाला टाइम तुम्हारे लिए बहुत क्रूशल होता है, तो इसमें तुम्हें अपने एकेडमिक्स का भी ध्यान रखना है, और अपने एकेडमिक्स के साथ साथ जो भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसका भी आपको साथ में लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये ईयर आपके लिए ज्यादा क्रूशल ना हो, इसलिए बेटा जी 3rd 4th सेमेस्टर वाला है ना, और 1st 2nd सेमेस्टर में पहले से ही तैयारी चालू कर देना, ताकि तुम्हारे लिए लास्ट ईयर ज्यादा डिफिकल्ट वाला ना हो। समझ में आ गई वाली बात? तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि इससे आपको एक कंप्लीट रोड मैप जो है वो आपको मिल गया होगा कि हमें आखिर किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन सी और स्किल्स हम अपने पास रख सकते हैं, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि डेटा एनालिटिक्स एंड कंप्यूटेशनल टूल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स ये सब चीजें, या फिर आपके अगर कह सकते हैं जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें अपॉर्चुनिटीज है तो वहां पर भी आप सीख सकते हैं। नेशनल लेवल की फेलोशिप्स जो रहती हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी फेलोशिप्स रहती हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें आप टारगेट करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो साइंटिफिक राइटिंग, पेपर रीडिंग क्या होता है वो जरा सीखने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है ना। सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन पर आपको अपना काम करना है। तो ये कुछ स्किल्स वाली चीजें हैं जो कि आप अगर हो सके तो प्लीज ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अपने जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पर प्रोफेसर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करिए और उनसे भी गाइडेंस लेने की कोशिश करिए कि जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप सच में आगे चल के मास्टर्स करना चाहते हैं, आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, या आप कोई दूसरी अपॉर्चुनिटीज को लेके तलाश कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर कट आइडिया जो है अबाउट द बीएससी वो मिल गया होगा कि बीएससी अगर आपके पास 3 साल का है तो ये 3 साल आपको एकदम हल्के में नहीं लेने हैं, आपको जम के तैयारी करनी है ताकि आने वाले जो भी आपके पास साल मौजूद रहें वो आपके लिए आसान रहें और आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस आउट ना हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके से आपसे एक और वीडियो में। धन्यवाद।